गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। श्रेष्ठ साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम लोगों ने रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत ब्रीथ क्या होती है, ब्रीथिंग किसको कहते हैं, एक इनहेलेशन और एक इनहेलेशन एक्सहेलेशन दोनों को मिला के एक ब्रीथ बन रही थी। वन ब्रीथ इज इक्वल टू वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। ब्रीथिंग रेट क्या होती है? नंबर ऑफ ब्रीथ्स पर मिनट। एक मिनट में कितनी ब्रीथ कोई व्यक्ति करता है वही उसकी ब्रीथिंग रेट होगी। तो पर्सन टू पर्सन ब्रीथिंग रेट वेरी कर सकती है। दूसरी बात, कोई इंडिविजुअल है अकॉर्डिंग टू हिज और हर टाइप ऑफ वर्क, कोई हार्ड फिजिकल वर्क कर रहा है, रनिंग करके आया है, कोई स्लीपिंग कर रहा है, कोई रेस्ट कर रहा है, कोई बैठा है, कोई रीडिंग कर रहा है। एक्टिविटी वो कैसी परफॉर्म कर रहा है, उस एक्टिविटी की डिमांड ऑफ एनर्जी क्या है, इस बात पर निर्भर करेगी उसकी ब्रीथिंग रेट। तो ब्रीथिंग रेट कम या ज्यादा हो सकती है एज पर द एक्टिविटी परफॉर्म बाय एनी इंडिविजुअल। ये सारी बातें हो गई थी। ब्रीथिंग किसको कहते हैं? इनहेलेशन। इनहेलेशन में आपने देखा कि ऑक्सीजन रिच एयर को हम क्या कर रहे थे? इन कर रहे थे थ्रू अवर नोस्ट्रिल्स, ले रहे थे बॉडी के अंदर। एक्सहेलेशन के केस में क्या कर रहे थे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है हमारी लंग्स के अंदर, उसको हम अपनी बॉडी से बाहर एक्सहेल कर रहे थे। वी आर गिविंग आउट। During inhalation, we are taking oxygen-rich air inside our body, and during exhalation, we give out carbon dioxide-rich air. तो ये सारी बातें हो गई थी। एक बात और मुझे आपसे कहनी है, और वो इम्पोर्टेंट बात है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। आप जितना शेयर करेंगे सब्सक्राइबर में बढ़ेंगे और उसका लाभ सभी को मिलेगा। मैं आपसे क्या ले रहा हूं? कुछ नहीं, ओनली सिर्फ यही तो कह रहा हूं कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके पास जो भी है, 1 मिनट का काम है, आपके हाथों में है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ शेयर कर देना है। अब बाकी तो जिसको देखना है देखेगा, जिसको नहीं देखना है नहीं देखेगा। जिसके मतलब की चीज है, जिसको बेनिफिट मिलेगा, जो समझेगा कि नहीं वास्तव में मेरे लिए बेनिफिशियल क्लासेस हैं, तो वो उसको वॉच आउट करेगा। ओके, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो भी आपके पास ग्रुप या फ्रेंड्स जो भी हैं उनमें आप शेयर कीजिए, ताकि नंबर ऑफ लाइक्स, नंबर ऑफ व्यूवर्स, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करें। ओके, तो ये सारी बातें हो गई थी। ब्रीथिंग क्या होती है, ब्रीथिंग रेट्स क्या हैं, ब्रीथ किसको कहते हैं, ये हम रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत पढ़ चुके थे। ये सारी बातें हो गई। अब आगे आज का जो डिस्कशन होगा वो होगा हाउ डू वी ब्रीथ। हम ब्रीथ कैसे करते हैं? एक मैकेनिज्म है पूरा, लेकिन उस मैकेनिज्म में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि अभी आपके कोर्स में उतनी सारी बातें नहीं। हम वो बातें करेंगे जो आपके कोर्स में होंगी, हम वो बातें करेंगे जो आपके कोर्स से थोड़ा ऊपर के लेवल की होंगी, क्योंकि आपके लेवल का जो भी कंपटीशन हो, उस कंपटीशन में अगर कभी भी कोई भी रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आपसे छूटे ना, चाहे जैसे भी आए, घुमा के आए, कैसे भी आए, वो आपसे छूटे ना। लेकिन उसके लिए क्या करना है? करना सिर्फ यही है कि आपको मेरे साथ साथ चलना होगा।
अगर आप मेरे साथ साथ नहीं चलोगे, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, वीडियो ज्यों के त्यों वहीं पड़े रहेंगे। यू विल नेवर वॉच, यू विल नेवर गेट द टाइम टू वॉच। सो यू हैव टू गिव द टाइम टू वॉच, यू हैव टू गो विथ मी, मेरे साथ चलना होगा। मैं इतना बोर्ड में पढ़ा रहा हूं, साथ साथ लिख रहा हूं, कोई स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लाइव क्लास की तरह चल रही है। कुछ दिन बाद ये क्लासेस लाइव भी हो जाएंगी। तो जब लाइव क्लासेस होंगी आपको वीडियो नहीं मिलेगी, इसलिए आपको उसी समय देखना होगा। तो बात हो रही है हाउ डू वी ब्रीथ, कैसे हम ब्रीथ करते हैं। पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी हेल्प कर रहा है ब्रीथिंग के लिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे मेन पार्ट्स हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं ब्रीथिंग में, जैसे कि नोस्ट्रिल है, नेसल कैविटी है, विंड पाइप है, लंग्स हैं, डायफ्राम। हाँ, डायफ्राम इट इज प्लेइंग वेरी क्रूशियल रोल। अभी देखिए, आपको मैं विद डायग्राम बताऊंगा कि किस तरीके से डायफ्राम का बड़ा क्रूशियल रोल है रेस्पिरेशन में। हम भूल जाते हैं इस चीज को जब भी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, जब भी हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ आता है नोस्ट्रिल, नजल कैविटी और बात आती है विंड पाइप की, लंग्स की, खत्म हो जाती है। लेकिन डायफ्राम का बड़ा ही क्रूशियल रोल है ब्रीथिंग में, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो इट इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स इन ब्रीथिंग, बिल्कुल हेल्प करता है ब्रीथिंग में। मेन पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम जो मैंने आपको बता दिए, नोस्ट्रिल्स हैं, नेसल कैविटी है, विंड पाइप है, लंग्स हैं और डायफ्राम है। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स रिब केज, दिस वन, ये पसलियों का जो जाल है, मस्कुलर सीट जो नीचे की है, डायफ्राम, रिब केज और डायफ्राम का बड़ा ही अहम योगदान है। इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं, इसको देखिए, इससे आपको ये जो मेन पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के वो क्लियर होंगे। सिंपल डायग्राम है। लंग्स हैं, रफ डायग्राम बना रहे हैं। नोस्ट्रिल, इसको अगर हम थोड़ा सा ये करते हैं, nostrils, दो nostrils हैं, two nostrils, one nose but having two nostrils, air passes का जो स्पेस है, nasal cavity, nasal
cavity. This one, mouth, oral cavity, oral cavity. नोस्ट्रिल के बाद अंदर साइड में नेसल कैविटी है, और ये जो मुंह से गई जिसमें खाते हैं हम लोग, ये ओरल कैविटी है, ठीक है। दिस वन इज फेरिंग्स, फेरिंग्स। दिस वन इज लैरिंग्स, लैरिंग्स। वॉइस बॉक्स है, साउंड यहीं प्रोड्यूस होगी, साउंड यहीं प्रोड्यूस होगी। दिस वन ट्रैकिया, विंड पाइप, ट्रैकिया, ट्रैकी भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है, कहीं कहीं ट्रैकिया बोला जाता है, कहीं कहीं ट्रैकी बोला जाता है। And these are the lungs, 2 lungs, right and left. And this one has bronchi, bronchi. ब्रोंकी, ब्रोंकी भी लिख सकते हैं, ब्रोंकी भी लिख सकते हैं, ऐसे, ओके। ब्रोंकी अंदर ब्रांचिंग हो जाएगी इसकी, इस तरीके से पूरी लंग्स में नेटवर्क हो जाएगा। ब्रोंकी, ब्रोंकलेट्स में छोटी छोटी ब्रांचिंग जो हो रही है, ब्रोंकलेट्स, ब्रोंकलेट्स के बाद में अल्वेलाई, अल्वेलाई बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जहां पे डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ओके। तो ब्रोंकलेट्स and bronchi will divide into bronchletes and bronchletes will divide into alveoles, okay। balloon like structures, balloon like structure क्यों, dot like structure, balloon like structure why, to increase the surface area for the diffusion very purpose, diffusion के लिए surface area को increase करने के लिए balloon like structure होता है alveoles का। इस डायग्राम को आप देख लीजिए, कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप समझ लीजिए इसको। नोस्ट्रिल्स के थ्रू एयर जाएगी अंदर, द एयर विल एंटर फ्रॉम द नोस्ट्रिल्स एंड इट विल आल्सो एंटर फ्रॉम द ओरल कैविटी, and then it will pass through this channel and to the lungs. तो आपने देखा क्या, नोस्ट्रिल्स कितनी है डियर, नोस्ट्रिल्स 2 हैं, नंबर ऑफ नोस्ट्रिल्स आर 2, नोज आपकी एक ही है लेकिन नोस्ट्रिल आपकी 2 है। एयर पासेस का जो चैनल है वो क्या है, 2 है, एंट्री ऑफ द एयर, नोस्ट्रिल 2 है, नेसल कैविटी
1 है, ओरल कैविटी 1 है, फेरिंग्स 1 है, लैरिंग्स 1 है, लंग्स 2 है, ट्रैकी 1 है, ब्रोंकी 2 है, दोनों तरफ। ये बातें क्लियर हो गई? एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? जब भी हम इनहेल करते हैं एयर को, तो हमारी चेस्ट कैविटी जो है वो इंक्रीज करती है, आउटवर्ड ग्रो करती है, चेस्ट कैविटी इंक्रीज करेगी। आउटवर्ड मूव कर जाएगी, मतलब चेस्ट कैविटी विल इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज in size. It will increase in size. And when will be inhalation के केस में है, inhalation में क्या हो रहा है? चेस्ट कैविटी will increase in size. चेस्ट कैविटी का तो हो गया कि वो साइज में इंक्रीज करेगी। दूसरी बात, डायफ्राम will move downward. Diaphragm will move downward move करेगा। तो इनहेलेशन के समय हम इसको मिटा देते हैं। अगर आपने इसको ड्रॉ कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर ड्रॉ नहीं किया होगा तो आप ऐसा कीजिएगा कि वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप पॉज करके उसको ड्रॉ कर सकते हैं। मैं मिटाने जा रहा हूं। ओके, इनहेलेशन की बात हो रही है। इनहेलेशन में मूवमेंट ऑफ चेस्ट कैविटी और डायफ्राम की बात है। चेस्ट कैविटी का मतलब हम रिब्स की बात करें तो कहीं कहीं क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली चेस्ट कैविटी पूछ देगा। कभी कभी चेस्ट कैविटी ना पूछ के आपके क्वेश्चन में पूछेगा रिब केस, कहीं कहीं पूछेगा सिर्फ रिब्स का मूवमेंट और डायफ्राम का मूवमेंट, चेस्ट कैविटी का मूवमेंट, रिब केस का मूवमेंट या रिब का मूवमेंट, कुछ भी पूछ लेता है। इन तीनों का मूवमेंट एक जैसा होगा, चाहे वो इनहेलेशन हो चाहे एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में एक प्रकार का मूवमेंट और एक्सहेलेशन में भी दूसरे प्रकार का मूवमेंट। कैसे, वो अभी मूवमेंट में आपको क्लियर नहीं कर रहा। आपको अगर चेस्ट कैविटी कहता है, चेस्ट कैविटी की बात करता है, चेस्ट कैविटी की बात करता है, या रिब केस की बात करता है, रिब केस की बात करता है, या सिर्फ रिब्स की बात करता है, इनका मूवमेंट एक जैसा होगा। इनहेलेशन में अलग प्रकार का मूवमेंट, इन एक्सहेलेशन में अलग प्रकार का मूवमेंट। डायफ्राम को सीधे सीधे डायफ्राम ही बोलेगा। हाँ, ये हो सकता है डायफ्राम की जगह थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए मस्कुलर सीट बोल सकता है डायफ्राम। डायफ्राम या इसको मस्कुलर सीट बिलो द चेस्ट कैविटी, बिलो द चेस्ट कैविटी। तो इतना बड़ा तो नहीं पूछेगा भाई, चेस्ट कैविटी जिसका एक शब्द है,
जिसका नाम है, नाम से ना भुला के उसके पोजीशन और स्वरूप को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बना दिया। तो पूछने को कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर मस्कुलर सीट बिलो द चेस्ट कैविटी या बिलो द लंग्स पूछ रहा है तो इसका मतलब है वो डायफ्राम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? डायफ्राम की बात कर रहा है। तो अब चेस्ट कैविटी, रिब केज या रिब्स, इनका मूवमेंट और डायफ्राम का मूवमेंट, जब भी आपको इनहेलेशन या एक्सहेलेशन की बात करेगा तो इनकी मूवमेंट की बातें जरूर होंगी। क्वेश्चन आते हैं, आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें। तो इनहेलेशन के समय, ड्यूरिंग इनहेलेशन मीन्स टेकिंग इन एयर। अब एयर को अंदर ले रहे हो तो कौन सी अंदर ले रहे हो? जाहिर सी बात है ऑक्सीजन रिच एयर आप अंदर लेंगे। तो इनहेलेशन, इनटेक ऑफ एयर। कैसी एयर? ऑक्सीजन रिच एयर। एयर कैसी है? इनहेलेशन के समय ऑक्सीजन रिच एयर है। कैसी एयर? ऑक्सीजन रिच एयर, ऑक्सीजन रिच एयर। क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, क्वेश्चन आपका कोई रोक नहीं सकता, आपको आंसर आएगा ही आएगा। लेकिन होता क्या है, हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, उन्हीं को याद कर लेते हैं, वो आ गए उसी स्वरूप में तो अच्छी बात है, नहीं आए तो बस आ गए तो हीरो, नहीं आए तो जीरो। तो हीरो जीरो वाला गेम खेलना बंद कीजिए, कॉन्सेप्ट को लीजिए। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, यू विल गेट द आंसर श्योरली। कैसे भी घुमा के पूछे, कान को सीधे करो, सीधे पकड़ो या उल्टे से पकड़ो, कैसे भी पकड़ो, अगर आपको कान पकड़ना आता है, कान पकड़ ही लेंगे। अगर आपको कान पकड़ना सिर्फ एक ही तरीके से आता है तो उसी तरीके से कान पकड़ेंगे। उसने घुमा दिया, उस तरीके से कान नहीं पकड़ पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट, साइंस इज द conceptual subject. You have to catch the concept and everything you will get. It is very simple subject. बेस बनाते जाइए, कॉन्सेप्ट बनते जाएंगे, हार्ड से हार्ड चीजें सिंपल से सिंपल होती जाएंगी। लोग कहते हैं साइंस टफ सब्जेक्ट। नो, इट इज नॉट ए टफ सब्जेक्ट। बात सिर्फ समझने की है, आप समझिए उसको। तो देखिए, इनहेलेशन, इनटेक ऑफ एयर, ऑक्सीजन रिच एयर आपने ली। अब जब आपने ली तो जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे में जब बैलून की बात कर रहा हूं, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे थ्रोली, वैसे तो मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूं, लेकिन आपको समझ में अच्छी तरीके से आए इसलिए हिंदी में बात करता हूं, क्योंकि हिंदी मेडिकल हो गया ना। अपनी भाषा में बात करेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। गुब्बारा भी मैंने बोला, हो सकता है कुछ बच्चे गुब्बारा ना समझते। बैलून की बात कर रहा हूं, गुब्बारा मतलब बैलून की बात कर रहा हूं। तो बैलून को आपने देखा है, जब भी आप हवा भरते हैं बैलून अपनी साइज में इंक्रीज करता है। वैसे ही जब आप हवा लोगे तो चेस्ट कैविटी में, लंग्स का साइज इंक्रीज होगा। जब लंग्स का साइज इंक्रीज हो, चेस्ट कैविटी फूलेगी। चेस्ट कैविटी का फूलेगी मतलब इट विल इंक्रीज इन साइज। During inhalation, what will happen to chest cavity? Chest cavity क्या होगी? Chest cavity will increase in size. Chest cavity का मूवमेंट जो होगा वो कैसा होगा? Chest cavity या रिब्स का मूवमेंट कैसा होगा? रिब्स का मूवमेंट कैसा होगा? वो आउटवर्ड मूवमेंट होगा। अगर रिब्स की बात करेंगे तो कैसा? रिब्स का मूवमेंट कैसा? आउटवर्ड मूवमेंट है, आउटवर्ड मूवमेंट।
आउटवर्ड मूवमेंट, यानी कि चेस्ट कैविटी क्या हो रही है, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज, साइज इंक्रीज कर रही है इसकी। अब चेस्ट कैविटी की बात हो गई। अब ड्यूरिंग इनहेलेशन अगर हम बात करें डायफ्राग्म की, तो जब डायफ्राग्म के ऊपर ही रखी हुई है हमारी लंग्स, और लंग्स जब खुलेंगी, प्रेशर डालेंगी डायफ्राम के ऊपर, तो डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि चेस्ट कैविटी का स्पेस जो है वो बढ़ जाएगा और लंग्स को ज्यादा स्पेस मिलेगा एयर को फिल करने के लिए। ठीक है, तो डायफ्राम का मूवमेंट कैसा होगा, डायफ्राम will move downward, it will move downward, diaphragm moves downward, downward movement होगा इसका, downward movement, ऐसा मूवमेंट डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है, चेस्ट कैविटी इंक्रीज कर रही है, रिब्स आउटवर्ड मूव कर रही है, यानी कि lungs are getting enough size to fill the air inside them. Okay? चेस्ट कैविटी का साइज बड़ा हो गया, चेस्ट कैविटी का क्या हुआ, साइज बड़ा हो गया। तो इनहेलेशन के समय जब आपने क्या किया, एयर को अंदर लिया, तो चेस्ट कैविटी का साइज बड़ा हो गया। रिब्स का मूवमेंट कैसा हुआ, आउटवर्ड मूवमेंट हुआ। डायफ्राम का कैसा मूवमेंट हुआ, डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ। ओके, ये बातें याद रखनी, समझने वाली बात। इनहेलेशन की बात हो गई, अब एक्सहेलेशन के समय क्या हो रहा है, एक्सहेलेशन, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द मूवमेंट ऑफ द रिब्स विल बी इनवर्ड्स एंड डायफ्राम विल मूव अपवर्ड। रिब्स का मूवमेंट इनवर्ड, अंदर की तरफ, डायफ्राग्म का मूवमेंट अपवर्ड, ऊपर की तरफ। तो जब रिब्स अंदर की तरफ मूव करेंगी इनवर्ड और डायफ्राग्म ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, जाहिर सी बात है कैविटी का साइज डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन व्हाट विल हैपन, चेस्ट कैविटी का साइज देखो और रिब्स का मूवमेंट देखो, रिब्स विल मूव इनवर्ड, इनवर्ड मूवमेंट होगा रिब्स का, रिब्स का मूवमेंट इनवर्ड होगा, इनवर्ड मूवमेंट। इसका रिब्स का मूवमेंट इनवर्ड होगा, चेस्ट कैविटी का साइज डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीजेस इन साइज, डिक्रीजेस इन साइज। ओके, साइज में डिक्रीज कर जाएगी चेस्ट कैविटी। डायफ्राम का मूवमेंट देखिए, डायफ्राम का मूवमेंट अपवर्ड होगा, अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड। ओके, तो हम बात करें, अभी हमने सीखा क्या, सीखा ये कि ड्यूरिंग इनहेलेशन जब हम ब्रीथ कर रहे हैं अंदर की तरफ, द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस इन साइज एंड डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड। डायफ्राम का क्या मूवमेंट, डाउनवर्ड, एयर इंटर इनटू द लंग्स, एयर क्या कर रही है, इंटर कर रही है लंग्स में। और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन व्हाट विल हैपन, चेस्ट कैविटी रिड्यूसेस इन साइज। एक्सहेलेशन में चेस्ट कैविटी साइज में रिड्यूस कर जाती है और डायफ्राम जो है वो अपवर्ड मूव कर जाता है, अपवर्ड मूव कर जाता है।
और जब डायफ्राम मूव करेगा अपवर्ड, चेस्ट कैविटी रिड्यूस करेगी साइज में, तो एयर विल बी पुश्ड आउट फ्रॉम द लंग्स। एयर क्या है, लंग्स से पुश्ड आउट होगी, निकाल दी जाएगी बाहर। ओके, तो इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ब्रीथिंग, हाउ डू वी ब्रीथ की कहानी यही थी। इसको डायग्रामेटिक अगर समझना है तो एक सिंपल सा डायग्राम मैं आपको यहाँ पे बनाए दे रहा हूं दोनों का, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का, आप उसको समझ लीजिए। ओके, देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की जब बात करते हैं तो ये विंड पाइप हो गया आपका। ओके, ये विंड पाइप हो गया। अब हमें बनाना क्या है, रिब्स बनाना है। ओके, ये स्टर्नम हो गया, जिससे रिब्स जो हैं वो अटैच रहती है। रिब्स जो है अटैच रहती है। इस तरीके से ऐसे ऐसा नहीं है खत्म हो गई, केज बना रहा है, रिब्स, छाती, ये जाके बैकबोन से अटैच होती है, कुछ फ्लोटिंग रिंग्स होंगी यहां पे। इस तरीके से यहां क्या है, लंग्स, ये लंग्स, इसी तरीके से ये लंग्स को सराउंड। ओके, ये विंड पाइप है, दिस वन इज ए विंड पाइप, विंड पाइप। इसी डायग्राम से मैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों बताऊंगा। ओके, दिस वन इज द विंड पाइप। विंड कहां से, इनहेलेशन के समय क्या हो रहा है, ड्यूरिंग इनहेलेशन, देखिए इनहेलेशन की बात है। मार्कर इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। ओके, विंड पाइप है, ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या हुआ, एयर इंटर की है अंदर की तरफ। जब एयर अंदर की तरफ इंटर करेगी तो ये क्या है, लंग्स, लंग्स में जाके फिल हो जाएगी, लंग्स में जाके फिल हो जाएगी। तो जब लंग्स के अंदर फिल होगी तो ये रिब्स जो हैं ये कैसे आउटवर्ड मूव करेंगे, आउटवर्ड। रिब्स, रिब्स will move outward, और ये नीचे की तरफ, नीचे की तरफ यहां पे ये पोर्शन ऐसे, दिस वन इज द डायफ्राम, ये डायफ्राम है। जिसमें ये दोनों लंग्स, बेस है चेस्ट कैविटी का बेस, मस्कुलर सीट कैसी है, मस्कुलर सीट, डायफ्राम।
मस्कुलर सीट, मस्कुलर सीट. What will happen? During inhalation, the air will enter in through the windpipe and it will go to the lungs. The size of the lungs will increase, ribs will move down outward and the diaphragm will move downward. तो diaphragm का movement कैसा है? Downward. Downward. अब देख लीजिए, रिब्स का मूवमेंट कैसा? आउटवर्ड. डायफ्राम का मूवमेंट कैसा? डाउनवर्ड. यही तो बात थी, यही तो बता रहा था मैं. इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में अभी तक की कहानी जो हुई यही हुई. हाउ डू वी ब्रीथ? हम बात कर रहे हैं हाउ डू वी ब्रीथ. हम ब्रीथ कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं. क्या हो रहा है ब्रीथिंग में? ये हो रहा है. इनहेलेशन के केस में ये हो रहा है. एक्सहेलेशन की बात करें अगर, ये देख लो, इसको समझ लो, कोई प्रॉब्लम हो. एयर का मूवमेंट थ्रू विंड पाइप, एयर अंदर आ रही है. व्हाट इज दिस? एयर. एयर है ये. एयर अंदर आ रही है, ये लंग्स में जा रही है दोनों तरफ, दोनों लंग्स में. लंग्स का साइज इंक्रीज करेगा, रिब्स आउटवर्ड मूव करेंगी और डायफ्राम डाउनवर्ड. मूवमेंट ऑफ रिब्स, चेस्ट कैविटी का साइज और डायफ्राम का मूवमेंट. रिब्स का मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ रिब्स और डायफ्राम, साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, वेदर इट विल इंक्रीज और डिक्रीज. ये बातें आपको ध्यान में रखनी है. ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चंस आते ही आते हैं. ओके, इनहेलेशन की बात हो गई. अब एक्सहेलेशन को देखिए. एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन सब कुछ वैसे ही रहेगा, हम कुछ नहीं मिटाएंगे. हम सिर्फ ये जो मूवमेंट था डाउनवर्ड था, इसको हम यहां से मिटा रहे हैं और ये आउटवर्ड जो था उसको यहां से मिटा रहे हैं. बाकी सबको वैसा ही है और इसको जो है एरो को यहां से हटा. सेम डायग्राम और इसको भी हटा. ठीक है. एयर एक्सहेलेशन के केस में एयर को हम बाहर छोड़ते हैं. we used to give out the air. Exhalation. Exhalation में क्या हो रहा है? Air is pushed out from the lungs. Pushed out. एयर बाहर निकल रही है. जब एयर बाहर निकल जाएगी लंग्स में, तो लंग्स का साइज डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? डिक्रीज कर जाएगा. रिब्स विल मूव इनवर्ड. रिब्स का मूव कैसा है? मूवमेंट कैसा है? इनवर्ड, अंदर की तरफ. इनवर्ड, अंदर की तरफ मूव कर जाएगा. डायफ्राम का मूवमेंट कैसा होगा? डायफ्राम का मूवमेंट भाई नीचे की तरफ हुआ था. एक प्रेशर बढ़ा था, किससे? लंग्स से. लंग्स खुली थी तो वो नीचे गया था, अब ये ऊपर जाएगा. इट विल मूव अपवर्ड. तो डायफ्राम का मूवमेंट ऐसा है, अपवर्ड मूवमेंट होगा. फाइनली व्हाट हैपनिंग? इनवर्ड मूव कर गई है रिब्स, अपवर्ड मूव कर गया है डायफ्राम. फाइनली हुआ क्या? रिजल्टेंट इसका क्या हुआ? रिजल्टेंट हुआ कि चेस्ट कैविटी जो है, चेस्ट कैविटी, इसका साइज जो है वो क्या हो गया? साइज डिक्रीज हो गया. डिक्रीज इन साइज. तो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन चेस्ट कैविटी का साइज डिक्रीज होता है और ड्यूरिंग इनहेलेशन चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज होता है. बात समझ में आ गई?
ओके, तो यहां तक अगर बात समझ में आ रही है इसका मतलब है अच्छा है, सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है। फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर्स ताकि बढ़ें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। श्रेष्ठ साइंस क्लासेस से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।